नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है धनु लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान हम कैसे करते हैं। इससे पहले के एपिसोड्स में मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इन लग्न कुंडलियों में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें उस तथ्य तक पहुंचना है, रिजल्ट तक पहुंचना है कि इस लगन कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक होगा, कौन सा मारक होगा और कौन सा सम होगा। इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया मेरे सभी एपिसोड को देखते हुए इस एपिसोड पे आएँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि क्या है, अब धीरे धीरे एप्लीकेशंस चालू हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन चालू हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे हर एपिसोड में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी एपिसोड्स को देखते हुए क्रमानुसार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के अपने इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों धनु लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है कि ये जैसे राशियाँ जो होती है वो सीक्वेंस में आती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। और इन राशियों को नंबर से इंडिकेट किया था, नंबर से सूचित किया था। कुंडली में सभी भावों में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो ये जो 12 राशियां हैं वो कुंडलियों में क्या होती है, इनको एक एक घर मिला रहता है। कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, आप इसको 12 हाउसेस बोल सकते हैं, 12 घर। और हर भाव किसी न किसी राशि को क्या होती है, मिली हुई होती है, ठीक है। हर राशि को एक घर कुंडली में मिला हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। तो कुंडली में जब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब समझ जाइए कि जो नंबर जिस राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है वो राशि उस घर में बैठी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, ठीक है। और फर्स्ट हाउस के स्वामी कौन होंगे, तो मंगल। कुंडली के जिस भाव में जो राशि बैठी है उस राशि का जो स्वामी होगा वही उस भाव का भी स्वामी होगा, ठीक है। मैं इसको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। कुंडली में जिस भाव में, जिस किसी भी घर में जो राशि बैठी होगी उस राशि का जो स्वामी होगा वही उस घर का भी स्वामी कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये दूसरा दोस्तों एक छोटी सी चार्ट है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग में बैठा लेनी है कि कुंडली के जिस भाव में भी 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस भाव के स्वामी मंगल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 नंबर जो होता है वो मेष राशि को इंडिकेट करता है और 8 नंबर आपके वृश्चिक राशि को। इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं मंगल, इसलिए जिस भाव में भी 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस भाव के स्वामी होंगे मंगल। सेम इसी तरीके से जिस भाव में भी 2 नंबर और 7 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस भाव के स्वामी होंगे शुक्र देवता, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि को इंडिकेट करती है, 7 नंबर तुला राशि को। इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। कुंडली के जिस भाव में भी 3 नंबर और 6 नंबर लिखा रहेगा उस भाव के स्वामी होंगे बुध देवता। 3 नंबर मिथुन राशि को इंडिकेट करता है, 6 नंबर कन्या राशि को, इसलिए और इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं बुध देवता। कुंडली के जिस घर में, जिस भाव में भी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस भाव के स्वामी होंगे बृहस्पति देवता। 9 नंबर धनु राशि को इंडिकेट करती है और 12 नंबर मीन राशि को। इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। कुंडली के जिस भाव में भी 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस भाव के स्वामी होंगे शनि देवता। 10 नंबर मकर राशि को इंडिकेट करती है, 11 नंबर कुंभ राशि को, और इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं शनि देवता। कुंडली के जिस भाव में भी 4 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस भाव के स्वामी चंद्रमा होंगे। 4 नंबर कर्क राशि को रिप्रेजेंट करती है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। इसी तरीके से कुंडली के जिस घर में भी 5 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस भाव के स्वामी, उस घर के स्वामी सूर्य देवता होंगे। 5 नंबर सिंह राशि को रिप्रेजेंट करती है, सिंह राशि को इंडिकेट करती है, और 5 नंबर सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य देवता, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिलो दिमाग में अब अच्छे से सेट कर लेनी है। अब चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान के लिए धनु लग्न की कुंडली में एक धनु लग्न की कुंडली आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ठीक है दोस्तों, तो ये बन गई आपकी एक कुंडली। धनु लग्न मीन्स व्हाट, 9 नंबर। अगर फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ रहेगा
तो उसका मतलब हो गया कि ये धनु लग्न की कुंडली हो गई। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, नंबर से हम क्या करते हैं, राशियों को इंडिकेट करते हैं कुंडली के भावों में। हम नंबर से कुंडली के भावों में जो नंबर लिखते हैं वो नंबर क्या होता है, आपको राशि को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ फर्स्ट हाउस में, तो उसका मतलब हो गया कि ये धनु राशि जो है लग्न भाव में फर्स्ट हाउस में बैठी है। ठीक है, जिसको स्वामी कौन होंगे, बृहस्पति देवता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कुंडली को कंप्लीट करने के लिए गिनती के क्रम को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ 10 नंबर लिखिए, फिर 11, फिर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर है दोस्तों। अब आप क्या कीजिए, नीचे एक योगकारक, मारक और समग्रहों की एक लाइन आप ये कर लीजिए, एक रो ड्रॉ कर लीजिए कि जो भी योगकारक की श्रेणी में आएगा उसको मैं योगकारक की कैटेगरी में लिखूंगा, जो मारक की कैटेगरी में आएगा उसको मारक में लिखूंगा, और जो समग्रह की श्रेणी में आएगा उसको सम की कैटेगरी में लिखूंगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए योगकारक, मारक एंड सम। ठीक है दोस्तों, और हमें सिर्फ 7 ग्रहों के बारे में ही यहाँ पे डिसीजन लेना है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु के बारे में डिसीजन लेना नहीं है, क्योंकि ये तो छाया ग्रह है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, और ये किसी राशि का स्वामी इनको होते नहीं है। राहु और केतु किसी राशि के स्वामी नहीं होते, और इनको कुंडली में ये किसी भी भाव के स्वामी नहीं होते हैं। क्या होते हैं, इनकी जो प्लेसमेंट होती है कुंडली के भाव में, कुंडली के जिस घर में भी इनकी प्लेसमेंट होगी उस घर के स्वामी की स्थिति के अनुसार हम कुंडली में ये निर्धारित करते हैं, ये मालूम करते हैं कि राहु इस घर में योगकारक होगा या मारक होगा। ठीक है, तो चूंकि राहु और केतु को कुंडली में किसी भी घर के स्वामी नहीं होते, क्योंकि इनको कोई भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं, इसलिए इनको कुंडली में कोई भी एक इंडिपेंडेंट इनको घर नहीं मिला हुआ रहता है। इसलिए राहु और केतु की चर्चा मैं यहाँ पे अभी नहीं करूँगा, उनकी चर्चा जब आगे के एपिसोड में मैं ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर जब बताऊँगा, ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार वो कैसा फल देंगे, उस समय मैं राहु और केतु की चर्चा करूँगा। तो चलिए आप 7 ग्रहों को यहाँ पे लिख लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एंड लास्ट शनि। क्लियर है दोस्तों, इन 7 ग्रहों को आप लिख लीजिए। अब जैसे जैसे योगकारक, जैसे जैसे ग्रहों का निर्धारण हो जाएगा कि वो कारक में आ रहे हैं कि मारक में आ रहे हैं कि सम में आ रहे हैं, उस ग्रहों के सामने मैं क्रॉस कर दूंगा, कैंसिल करूंगा, और उसके भावों को भी जहाँ पे उस घर जिन भावों का ग्रह स्वामी होगा उसको भी मैं कैंसिल करूंगा, क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, उसका मतलब ये होगा कि मैं एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज़ करूंगा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करूंगा, ताकि ऑप्शंस कम से कम होता जाए और आपको कंफ्यूजन भी कम से कम हो। ठीक है, क्योंकि जितने कम ऑप्शन रहेंगे ना, जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन ए एंड बी, तो उसमें क्या होता है कि आपको आपका जो प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको सही करेंगे वो चांसेस ज़्यादा रहता है। इसी तरीके से ऑप्शंस जब ज़्यादा रहेंगे, 4 और 6 और 8 ऑप्शन रहेंगे, तो उस समय प्रोबेबिलिटी कि आप गलत करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ करूँगा, और आपको ईजिली बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही ईजीएस्ट वे में बता दूंगा। आप इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा आगे की कुंडलियों में भी और पीछे की कुंडलियों में, आप खुद इसको डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं योगकारक की कैटेगरी में। तो देखिए दोस्तों, योगकारक ग्रह कुंडली में वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। इसमें हम फर्स्ट हाउस को, फिफ्थ हाउस को और 9th हाउस को, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इसको हम त्रिकोण के भाव बोलते हैं। तो ये कारक ग्रह कैसे होते हैं, जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिकोण में जो भी राशियां हैं, त्रिकोण में जो राशियां लिखी हुई उसको जो स्वामी होंगे उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, योग कारक की श्रेणी में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिकोण में घर मिलना मतलब योग कारक हो जाना। तो देखिए, पहला त्रिकोण यानी फर्स्ट हाउस में 9 नंबर की राशि लिखी है। 9 नंबर की राशि का मतलब होता है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला जो ग्रह योग कारक की श्रेणी में आएगा उसमें वो हमें बृहस्पति देवता यहाँ पे योग कारक की कैटेगरी में लिख देना है। ठीक है, पहला त्रिकोण 9 नंबर की राशि, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देवता, इसलिए बृहस्पति देवता इस कुंडली में क्या हुआ, योग कारक हुए। क्यों? क्योंकि एक घर इनको त्रिकोण में मिल गया, अब दूसरा घर कहीं पे भी मिले कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब इनको क्या कीजिए, योग कारक की कैटेगरी में लिख दीजिए बृहस्पति। पहला योग कारक ग्रह जो बने
धनु लग्न कुंडली में वो है बृहस्पति देवता। ठीक है, अब बृहस्पति देवता के बारे में डिसीजन हो गया, तो अब बृहस्पति देवता को यहाँ पे आप क्रॉस कीजिए और जानते हैं आप कुंडली में जहाँ पे भी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस घर के स्वामी बृहस्पति देवता होते हैं। तो आप 9 नंबर और 12 नंबर इन दोनों हाउसेस को भी क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब हमें इन हाउसेस को नहीं देखना है और इस ग्रह को भी नहीं देखना है, बृहस्पति को भी अब नहीं देखना है और उनके घर को भी अब नहीं देखना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों दूसरा त्रिकोण यानी 5th हाउस। यहाँ पे 1 नंबर की राशि लिखिए। 1 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। आपको तुरंत यहाँ पे लिखना है कि दूसरा जो कारक ग्रह हुआ धनु लग्न कुंडली में वो हो गया मंगल। ठीक है दोस्तों, मंगल के बारे में भी डिसीजन हो गया। आप मंगल को भी यहाँ क्रॉस कीजिए। आप जानते हैं कुंडली में जहाँ पर भी 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस भाव के स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो आप 1 नंबर जो है जहाँ पे लिखा हुआ उसको क्रॉस कीजिए, 8 नंबर जहाँ पर है आप उसको भी क्रॉस कीजिए। यानी इस तरीके से 4 हाउसेस अब हमें देखना नहीं है। ठीक है, और 2 ग्रहों को अब देखना नहीं है। अब आइए दोस्तों तीसरा त्रिकोण, ये यानी कि 9th हाउस। 9th हाउस में 5 नंबर की राशि बैठी है। 5 नंबर की राशि का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। तो आप तीसरा जो कारक ग्रह जो बन गया धनु लग्न कुंडली में वो है सूर्य देवता। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सूर्य देवता को भी यहाँ पे सूर्य देवता जो है इनको भी यहाँ पे आप कैंसिल कीजिए। ठीक है, और इनको जो घर मिला है यानी 5 नंबर जहाँ पे 5 नंबर लिखा रहता है उस भाव के स्वामी सूर्य देवता होता है। तो आप 5 नंबर जो यहाँ पे लिखा है उस भाव को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से 5 भाव आपके कैंसिल हो गए। क्लियर है दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों मारक की कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर हो गया ना दोस्तों। 3 ग्रह जो होंगे धनु लग्न कुंडली में वो योग कारक होंगे बृहस्पति, मंगल एंड सूर्य। अब हम आते हैं दोस्तों मारक की कैटेगरी। तो देखिए कुंडली में मारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई एक घर मिला हो और त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला हो। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुंडली में मारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस इन 4 ग्रहों में से कोई भी एक घर मिला हो और त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला हो। ठीक है, यानी 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के स्वामी यानी इनमें इन 4 घरों में से किसी एक के भी स्वामी होने चाहिए और त्रिकोण का स्वामी नहीं होना चाहिए। यानी 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के स्वामी नहीं होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं दोस्तों त्रिक भाव से। तो देखिए 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को हम क्या बोलते हैं, त्रिक भाव बोलते हैं। कुंडली के सबसे बुरे और अशुभ भाव होते हैं। ठीक है, तो मैं त्रिक भाव से स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए 6th हाउस ये पहला त्रिक भाव है। यहाँ पे 2 नंबर की राशि लिखी है। 2 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता को एक घर मिला है आपके 6th हाउस में। ठीक है, और दूसरा 11th हाउस में। ठीक है, यानी शुक्र देवता को एक घर तो मिल गया आपको 6th हाउस में, लेकिन त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला शुक्र देवता को। आप जानते हैं कि जहाँ पे भी कुंडली में 2 नंबर और 7 नंबर लिखा रहता है उस घरों के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो एक घर शुक्र देवता को मिला 6th हाउस में और दूसरा घर आपको मिल गया 11th हाउस में। ठीक है, लेकिन त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं शुक्र देवता, मारक ग्रह बनने की जो कंडीशन है यानी एक घर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th और 12th हाउस में से किसी में भी एक घर मिलना होना चाहिए और त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला होना चाहिए। तो क्या होती है, मारक कंडीशन होती है और शुक्र देवता इस मारक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए शुक्र देवता जो होंगे धनु लग्न की कुंडली में पहला मारक ग्रह बनेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ लिखिए शुक्र और यहाँ आप शुक्र देवता को करिए क्रॉस कैंसल। ठीक है, और 2 नंबर और 7 नंबर जहाँ लिखा रहता है उसको स्वामी शुक्र देवता होते हैं। तो उन हाउसेस को भी आप क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करीबन 7 हाउसेस जो हैं एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, और 4 ग्रह भी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों हम दूसरे त्रिक भाव में यानी कि 8th हाउस। ठीक है, 8th हाउस में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है दोस्तों कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। ठीक है, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है दोस्तों, एक राशि के स्वामी वाले ग्रह हैं। चंद्रमा सिर्फ एक राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि। ठीक है, और कर्क राशि के स्वामी हो गए आपके चंद्रमा। तो एक राशि के स्वामी होंगे तो उनको घर भी तो एक ही मिलेगा कुंडली में। एक राशि के जो स्वामी वाले ग्रह होते हैं उनको घर भी कुंडली में एक ही मिलता है। तो एक ही घर मिला वो भी त्रिक भाव में। तो चंद्रमा भी इस कुंडली में क्या हो गए, मारक हो गए। ठीक है, तो दूसरा जो मारक ग्रह बना धनु लग्न कुंडली में वो हो गए चंद्रमा। ठीक है, अब आप इस तरीके से यहाँ चंद्रमा को भी क्रॉस कीजिए यहाँ पे और उनके घर को भी क्रॉस कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों। तीसरा त्रिक भाव दोस्तों 12th हाउस। 12th हाउस हमें देखना नहीं है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। यानी यहाँ पे ये इस घर के जो स्वामी होंगे इसके बारे में डिसीजन हो चुका है। जो घर क्रॉस हो गया है अब उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, फिजूल का टाइम इसमें दोस्तों वेस्ट नहीं करना है। अब आइए दोस्तों 3rd हाउस। ठीक है,
तो थर्ड हाउस में दोस्तों 11 नंबर की राशि है। 11 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि देवता, ठीक है। तो शनि देवता को एक घर मिला है थर्ड हाउस में, लेकिन त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला है। दूसरा घर शनि देवता को कहाँ मिला है? सेकेंड हाउस में, ठीक है। एक घर थर्ड हाउस में और दूसरा घर सेकेंड हाउस में, त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया? शनि देवता भी जो है मारक ग्रह बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे। मारक की कंडीशन मीन्स व्हाट? थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस, इनमें से किसी एक घर का स्वामी हो और दूसरा घर त्रिकोण में ना हो, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस को स्वामी ना हो। तो इस कंडीशन को शनि देवता सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए शनि देवता धनु लग्न की कुंडली में तीसरे मारक ग्रह बन गए, ठीक है। तो अब क्या कीजिए दोस्तों, आप शनि देवता को भी यहाँ पे कैंसिल कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, और उनके दोनों घरों को भी आप क्रॉस कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? अब बचे कौन? दो घर, तो 7th हाउस और 10th हाउस, ठीक है। ग्रह के नाम पे सिर्फ कौन बचे? बुध देवता। तो अब हमें बुध देवता के बारे में डिसीजन करना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम आते हैं दोस्तों सम की कैटेगरी में। 3 ग्रह योग कारक हो गया, 3 ग्रह मारक हो गया। अब हम आते हैं सम की कैटेगरी में। तो देखिए, कुंडली में सम ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको ना तो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हो, और ना ही त्रिकोण भाव के स्वामी हो, ठीक है। कुंडली में सम ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जो ना तो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हो, और ना ही फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, यानी कि ना ही त्रिकोण के भावों के स्वामी हो। तो बुध देवता के यहाँ 2 घर मिला है, एक आपका 7th हाउस, एक आपका 10th हाउस, ठीक है। तो 3 और 6 नंबर ना तो आपके थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में लिखा है, ना ही फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस में लिखा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये समग्रह बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए बुध जो होंगे धनु लग्न की कुंडली में समग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आप बुध देवता को भी यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल कीजिए, इनके घरों को भी क्रॉस कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों सभी भावों का भी डिसीजन हो गया, सभी ग्रहों का भी डिसीजन हो गया। धनु लग्न की कुंडली में योग कारक की श्रेणी में बृहस्पति, मंगल और सूर्य 3 ग्रह आए, मारक की श्रेणी में शुक्र, चंद्रमा और शनि आए, और समग्रह की श्रेणी में बुध आए, ठीक है दोस्तों। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा कि जितने भी मैं लग्न कुंडलियों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, उसमें योग कारक, मारक और समग्रह की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो उसमें जो पूर्ण योग कारक ग्रह जो आएंगे उसको भी मैं योग कारक की श्रेणी में ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण योग कारक का ही एक प्रकार है, एक क्लासिफिकेशन है, एक वर्गीकरण है, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्लियर है दोस्तों? एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं दोस्तों, खासकर एक राशि के स्वामी वाले ग्रह, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के केस में। आप जानते हैं कि सूर्य एक राशि के स्वामी होते हैं, सिंह राशि, और चंद्रमा भी एक राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि, ठीक है। तो मारक के कंडीशन में इन ग्रहों के साथ एक कंडीशन और ऐड हो जाता है। जैसे मारक का कंडीशन मैंने आपको बताया कि मारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में एक घर मिला हो, और त्रिकोण में कोई घर ना मिला हो, ठीक है। ये कंडीशन तो सूर्य और चंद्रमा के लिए भी वैलिड है, लागू है। प्लस इन ग्रहों के केस में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, वो ये है कि सूर्य और चंद्रमा को भी 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, इन घरों के वे स्वामी नहीं होने चाहिए। अगर 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस के अगर वो स्वामी हो गए, ठीक है, अगर सूर्य और चंद्रमा 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस के स्वामी हो गए, तो वो भी क्या होते हैं? मारक के केस में कंसीडर होते हैं, ठीक है। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि सूर्य और चंद्रमा के केस में अगर सूर्य और चंद्रमा को 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का स्वामित्व मिल जाए, तो भी वो मारक की श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं। प्लस उनको अगर थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिल जाए, तो भी वो क्या होंगे? मारक की कंडीशन में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। एक कंडीशन जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया सूर्य और चंद्रमा केस में, वो यही है कि उनको अगर 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का भी अगर स्वामित्व मिल जाए, तो वो मारक होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से दोस्तों मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको जो आज बताया वो आपको पूरी अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।